रोजर के भयानक शरीर को देखकर पूछा गया कि क्या यहाँ और किसी को नुकसान हुआ है। पाटी नाम की वह महिला कहती है कि यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर एलजे नहीं होता तो शायद आज बड़ा नुकसान हो सकता था। यह सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वही एलजे जिसके अदृश्य शक्ति की चर्चा सुनकर फातिमा को परेशानी झेलनी पड़ी थी, वही एलजे इस कॉलोनी हाउस के लोगों की जान बचाने में सफल रहा। पाटीजाना का वह टोटेम लेकर एलजे ने उसे मारा। तभी सोफिया अंदर आती है और लड़के से पूछती है कि पिछले दिन जिस टोटेम से उसने एक दानव को स्वीकार करने की कोशिश की थी, क्या वह टोटेम काम करता है। लड़का उसे बताता नहीं, क्योंकि वह पिछली रात काम नहीं करता। डोना बॉय को बताता है कि धीरे धीरे इस शहर के लोग टेलीविजन पर भरोसा कम कर रहे हैं। तभी ऊपर से एलिस नीचे आती है और अपने पिता को 1 मिनट के लिए ऊपर आने को कहती है। वह डोना को भी ऊपर आने को कहती है। लड़का और डोना जब ऊपर जा रहे होते हैं, पीछे से 21 पूछता है कि अब इस अंतिम टोटेम का क्या होगा। तब बोर्ड कहता है इसे जलाओ। फातिमा बोर्ड से कहती है कि उसने पिछली रात देखा कि इस्माइली लोग क्रिस्टी केनर पर हमला कर रहे थे, और यह उसने साफ तौर पर उस दानव की आंखों से देखा। यहाँ तक कि उसने उस दानव को कंट्रोल भी कर लिया था, जिसकी वजह से केन बच गया। लेकिन इन बातों पर वहाँ कोई विश्वास नहीं कर सकता। फातिमा आगे कहती है कि उसने उस गोलियां बनाने के बाद अब अपने आप को उससे जुड़ा महसूस किया, और वह अपने पेट में एक ठंडी भावना महसूस कर रही थी। तब एलिस फातिमा से कहती है कि वह अपना पेट दिखाए। फातिमा अपने पेट को निकाल कर दिखाती है। तब देखा जाता है कि कुछ काले शक्ति उसके पेट को घेरने की कोशिश कर रही है। वह कहती है कि उसने इसे सुबह देखा था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लड़का और डोना दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। ज़ेरिको उसी के कप्तीता थे। फिर पुस्तक में एलिस और फातिमा को जल्दी से क्लिनिक भेज दिया गया। उसने कहा कि वह क्लिनिक जा रहा है और फिर जेड से मिलने जा रहा है। फिर उसने देखा कि जेड ने नक्शा बनाने के बजाय एक मॉडल बनाया। इससे बोर्ड काफी नाराज है। यह मानचित्र पर कैसे काम करता है। इस मॉडल को जेड बॉयड कहा जाता है और यह इस खदान की एक संरचना है। हमें यह जानने की जरूरत है कि यहाँ क्या है। यह एक वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं था, क्योंकि वह पुस्तक से नाराज था। इसलिए मैंने एक मॉडल बनाया। यह मॉडल मेरे इस कविता और गुफा के बारे में विक्टर के विचारों और गुफा के अंदर के स्थान और सामग्री के आधार पर बनाया गया था। हमें इस गुफा के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। उसने बॉयड को वह रास्ता दिखाया जिस पर वह इस सुरंग में प्रवेश करता था। उन्होंने हर सड़क के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि कौन सी योजना अब सुनने की जरूरत है। उसके पास एक सुरक्षित, स्पष्ट और प्रभावी योजना है। यह बच्चों के लिए अगला चरण है। जाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है यहाँ से बाहर जाने का फैसला। जब हम इस कमरे में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है राक्षस कभी भी जाग जाएं और रास्ता अवरुद्ध कर दें। सोचिए कि क्या कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध है। ये सरैचे की किरे का तला। जेठ जानने में रुचि रखता था कि चल क्या रहा है। मैं तुम्हारी तरह चीनी नहीं हूँ। उम्र वहाँ पर भी अपनी छाप छोड़ती है। तुम्हें जेड के पास जाकर उससे योजना संबंधित बात करनी चाहिए। लड़का होना जरूरी नहीं है। अगर दानव के क्षेत्र में कदम रख रहे हो तो एकदम सटीक योजना होनी चाहिए। तब क्यों कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। बॉय कहता है कि सबसे पहले हमें एक स्काउटिंग मिशन करना होगा। हमें कुछ लोगों को उस टनल के अंदर भेजना होगा। फिर हमें उन चैम्बर्स का निरीक्षण करना होगा। कोई रास्ता हमारे हाथ से छूटा तो नहीं, या कोई गुप्त रास्ता है तो उसे जानना होगा। अगर हमें ऐसा कोई रास्ता न मिले तो क्या होगा। बॉय कहता है मुझे नहीं पता। अगर हमें काम करना है तो हमें सही तरीके से काम करना होगा। मैं इस तरह से टनल के अंदर शहर के लोगों को मरने के लिए नहीं भेज सकता। तभी बॉयड पीछे से गोली की आवाज सुनता है, जो कैन सुन नहीं पा रहा था। बॉय के बर्ताव को देख कैन उससे पूछता है क्या हुआ। बॉय कहता है कुछ नहीं। वह उस बात को छुपा लेता है। वह कहता है कि अब उसे क्लिनिक जाना होगा, वहां एलिस और फातिमा हैं। यह कहकर वह वहां से निकलता है। वहीं एलिस को चित्र बना रही थी, उन लोगों के चित्र जो उसके करीब थे। उसकी माँ पूछती है कि वह ये चित्र क्यों बना रही है।
तब वह बताती है कि वह विक्टर के सुझाव पर तैयारी कर रही है। जब इस शहर के लोग अपना जीवन खो देंगे तो यह चित्र उनके स्मरण का प्रतीक बनेंगे। विक्टर ने इसे इसी प्रकार बताया था। हालांकि विक्टर गहरी परेशानी में है। उसके साथ जो घटा वह अत्यंत दुखद था। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। विधान कहता है अगर ऐसा हो भी जाए, यही कारण है कि वह विक्टर के कहने पर तैयारी कर रहा है। तभी दावा होता है कि ईथन के दिमाग से यह बात निकालने के लिए विक्टर से मिलने लेकर जाता है। तभी कॉलोनी हाउस के सामने बोर्ड के अनुसार रोजर का शरीर जलाया जा रहा था। वहां पैटिस सोफिया से कह रही थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी ईथन को देखकर सोफिया इशारे में हाय कहती है। ईथन उसे जवाब देता है और अपनी मां के साथ कॉलोनी हाउस के अंदर चला जाता है। लिटो उस थैले से 2 दांत निकालकर कागज पर रखते हुए यूनोमैन की आकृति बना रहा था ताकि उसे कुछ और याद आए। उतने में दाविदा और ईदान दरवाजे पर दस्तक देते हैं। विक्टर फुर्ती से दांतों को थैले में डालकर दरवाजा खोलता है। दाविदा कहता है ईथान को बता दो कि जो तुमने कहा था कि ईथान अकेला ऐसा नहीं होगा जो इस शहर में रहेगा। विक्टर कहता है मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो उसने ईथान से कहा उसकी वजह से ईथान अब ज्यादा तनाव में है, यहाँ तक कि डर भी रहा है। तभी ईदान विक्टर से कहता है मुझे सिखाओ कि शहर में अकेले कैसे जिया जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईदान कहता है तुम्हें यह कैसे पता? दाविदा इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। ईथान कहता है पिछली बार जब तुम मिरिंडा के रूप में इस शहर में आए थे तो एलोएस और विक्टर तुम्हारे साथ थे। इस बार भी तुम मुझे और जूली को लेकर आए हो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे अकेले जीने का तरीका सीखना ही होगा, और अगर मैं विक्टर से पहले से यह सबक सीख लूं तो आगे मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। ईदान अपनी मां से बहुत निवेदन करता है और इस बार दाविदा मान जाती है। उस ओर क्लिनिक में फातिमा का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। उसे देखकर क्रिस्टी कहती है अभी तक फातिमा के पेट में कोई आंतरिक चोट नहीं दिख रही, यहाँ तक कि किसी बड़ी समस्या के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। बोएड पूछता है फिर यह किसका निशान है? क्रिस्टी जवाब देती है फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। अगर बाहरी दुनिया में होते तो शायद कुछ बता पाती, लेकिन फातिमा के पेट का यह निशान बताता है कि जरूर कुछ अजीब है। फातिमा कहती है जब बोएड ने पहली बार राक्षस को मारा था तब तुमने उस राक्षस की ऑटोप्सी की थी और तुमने कहा था उस राक्षस के शरीर में जो कुछ है वह इंसानों के शरीर में भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं धीरे धीरे राक्षस बन रही हूँ। यह सुनकर इलिश कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्रिस्टी कहती है कि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि अब तक हमें पता नहीं है कि यह चीज वास्तव में क्या है। मेडिकल कहता है यह तो कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि इसकी मदद से वह केनी को बचा पाया। हमें इस चीज को रोकना नहीं चाहिए बल्कि इसकी मदद से उन राक्षसों का सामना करना चाहिए। यह सुनकर एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह मेरिल के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह खतरनाक है। इसकी वजह से उसकी पत्नी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरिल और एलिस के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है। तब बॉयड और क्रिस्टी उन्हें शांत कर देते हैं। फिर क्रिस्टी फातिमा से कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने सामान समेत यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे। फातिमा उसकी बात मान जाती है। इस बीच हेनरी डिनर हाउस में आता है और कहते हैं मुझे कुछ काम दो क्योंकि मैं हाल ही में बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कर रहा हूँ और यह मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इस वजह से वह उल्टे सीधे काम कर रहा है। तब बाघ कहता है कि तुम मुझे लंच बनाने में मदद कर सकते हो। यह सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है। ठीक उसी समय रेडियो पर एक गाना बजता है। इसे सुनकर हेनरी रुक जाता है। बाघ कहता है कि इस पर ध्यान मत दो क्योंकि यह रेडियो कभी कभी ऐसा ही बजता है। तब हेनरी को याद आता है कि यह गाना उसकी पत्नी का पसंदीदा गाना था। जब वह ताबिता के साथ फारवे ट्री खोजने निकले थे तब गाड़ी के अंदर यह गाना बजा था और ताबिता ने कहा था कि कभी कभी उसकी गाड़ी में यह गाना अपने आप बज उठता है। इसके बाद हेनरी किचन की तरफ चला जाता है। बाघ फिर उसे सब्जियां काटने के लिए देता है। हेनरी को उस काम को करते समय बहुत खुशी मिल रही थी। तब बाघ कुछ बर्तन लेकर आगे बढ़ रही थी और हेनरी से कह रही थी कि इस जगह के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। यह बोलते हुए जब उसने बर्तन रखने की कोशिश की तो लापरवाही से कुछ बर्तन उसके हाथ से गिर गए और तुरंत हेनरी फिर से उसकी गहरी सोच में डूब जाता है। एक जवान लड़के को देखा जो जले हुए खाने के बर्तन में कुछ ढूंढ रहा था।
तभी उसने हेनरी को देखा और अपने पिता को चिल्लाकर बताया कि भाई साहब होश में आ गए हैं। ये सुनकर हेनरी वहां पहुंचा और लड़के से डॉक्टर को जल्दी बुलाने के लिए कहता है। हेनरी देखता है कि विक्टर एक सज्जन के रूप में है। वह उसे कहता है, होश में आओ पिता। हेनरी पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो विक्टर कहता है कि वह अब हॉस्पिटल में है। हेनरी कहता है, कौन सा हॉस्पिटल? मैं तो अभी अभी डिनर हाउस में सब्जी काट रहा था। विक्टर कहता है, वो असली नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारे जन्मदिन पर माँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए 2 सांद्र एसिड लाई थी, जिसमें से एक में समस्या थी, और इसे खाने के बाद तुम्हारी ये हालत हुई। तुम तब से अभी तक इस हॉस्पिटल में भर्ती हो। दरअसल यहाँ एसिड से मतलब कुछ ड्रिंक वाली शराब से था। हेनरी कहता है उसे उस दिन की साफ याद है। फिर वो उस जवान लड़के के बारे में पूछता है। विक्टर कहता है वो उसका पोता है, उसका नाम सेबास्टियन है। यह सुनकर हेनरी खुशी से रो पड़ता है, क्योंकि उसने विक्टर को ऐसी ही जिंदगी जीने की कामना की थी। विक्टर कहता है उसने इलियास को खबर दी है। यह सुनकर हेनरी और खुश हो जाता है। वह कहता है इलियास अभी भी जीवित है। विक्टर कहता है हाँ। हेनरी कहता है यह कभी सच नहीं हो सकता, यह पूरी तरह झूठ है। वह फिर से बेहोश हो जाता है और इस दुनिया में उसका समय खत्म हो जाता है। उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? हेनरी उन्हें हड़बड़ी में धन्यवाद देता है और कहता है कि इस वक्त उसे जाना होगा। यह कहकर हेनरी जल्दी बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह सीधे अपनी पत्नी और बेटी की कब्र पर जाता है। आज की घटना को साझा करता है। वह कहता है कि उसने अपने बेटे को एक सज्जन रूप में देखा है, यहाँ तक कि उसके बेटे का एक बच्चा भी है जो उसका पोता है। उसने देखा कि उसका पोता बिल्कुल मिरिंडा जैसा दिखता है। वह मिरिंडा से कहता है कि इसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। वह फिर से उस भयानक जगह लौट जाना चाहता है। हेनरी कहता है कि इस समय उसे जो तर्क संगत लग रहा है वह गलती से हुआ है। उस एसिड को पीने का यही कारण है कि वह अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ठीक उसी समय हेनरी फिर से उस भयंकर स्थिति में चला जाता है। इस बार वह देखता है कि उसका पोता उसकी गाई हुई किसी गाने को प्ले कर रहा है। उसका पोता विक्टर कहता है यह काम कर रहा है, यानी वह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हेनरी ने उसका गाया गाना सुनकर होश वापस पा लिया है। तभी वहाँ डॉक्टर कहता है, हेनरी तुम पहले से अब ज्यादा मजबूत हो गए हो, क्या तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो? हेनरी कहता है हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कहता है तो तुम्हें एक काम करना होगा। हेनरी पूछता है वो क्या है? तुम इतने दिनों तक अचेतन रहते हुए एक गलत दुनिया की कल्पना कर रहे थे और उसे ही सही मान रहे थे। अब तुम्हें जोर देकर उस दुनिया को तोड़ना होगा और यह मानना होगा कि यही असली दुनिया है। तभी अचानक वह गाना बंद हो जाता है। सेबेस्टियन अपने पिता से कहता है इंटरनेट चला गया है, जिसके कारण यह गाना अब और प्ले नहीं हो सकता। वहाँ हेनरी फिर से बेहोश हो जाता है और इसी दुनिया में वापस आ जाता है। हेनरी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि वह यह कैसे करेगा। वह फिर से उस दुनिया में वापस जाना चाहता है। इसी बीच केनी जेड से पूछता है, क्या तुम एक बार उस गुफा के अंदर गए थे? उसमें तुमने कैसे समझा कि वहाँ कोई रास्ता है? जेड थोड़े उत्साहित होकर कहता है, हाँ मैं एक बार गया था। एक बार जाने के बाद सब कुछ उसके ब्रेन में सेव हो गया है। शायद उन्होंने जानबूझकर वहां रखी हड्डियां दफन की हैं ताकि हम आसानी से वहां पहुंच ना सकें। जब केनी और सवाल करने लगता है तो जेड उसे रोककर कहता है, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे काम में और ज्यादा बाधा आ रही है। यह सुनकर वह वहां से उठकर चला जाता है। तभी पीछे से एड फिर उसे बुलाकर कहता है, देखो दोस्त, तुम्हारी बात ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए तुम्हें उम्र को समझाना चाहिए। वहां जाने के लिए हमें कुछ लोगों को जोखिम में डालना पड़ेगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं है जहां कोई गया और वापस आ सका। निश्चित मृत्यु की जानकारी के साथ मैं वहां किसी को नहीं भेज सकता, यहाँ तक कि बाय भी ऐसा नहीं करेगा। जेट उत्तेजित होकर कहता है, इसके अलावा हम इस शहर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कि सामने बढ़कर कहता है, तो फिर तुम उन लोगों के साथ खुद भी जाओ और वहां पहुंचते ही तुम तय करोगे कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा कहकर के वहां से चला जाता है। तब जेट गुस्से में कुर्सी फेंककर उसकी मॉडल को तोड़ देता है। दूसरी ओर क्रिस्टी के साथ मिलने के लिए कोई एम्बुलेंस के पास खड़ी थी। तब क्रिस्टी बाय को ऐसे लंबे समय तक इंतजार करने से परेशान होकर क्लिनिक से बाहर आती है। फिर क्रिस्टी बाय से पूछती है कि वास्तव में क्या हुआ है। बॉय कहता है, पिछले दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। असल में मैं हाल में कुछ चीजें देख रहा हूँ, यहाँ तक कि गोलियों की आवाज सुन रहा हूँ और पहले की तुलना में मेरे हाथों की कंपी भी बढ़ गई है। क्रिस्टी सवाल करती है, जब तुम्हारे हाथ कांपते हैं क्या तब ये चीजें ज्यादा होती हैं?
बॉयड कहता है, शायद ऐसा हो सकता है। बातों से समझ में आता है कि बॉय के पास कुछ छुपाने वाली बातें हैं। जब क्रिस्टी उससे पूछती है कि क्या यह सब कुछ ऐसा ही है, वह जवाब देता है कि यह सब उसकी पत्नी एबी से जुड़ा हुआ है। वह कहता है, एक बार जब मैं उसकी कब्र पर गया था तो उसकी कब्र से उसका हाथ बाहर निकलकर मुझे पकड़ लिया था। हालांकि ये पूरी घटना अलग थी। मैं जानता हूँ कि यह जगह हमारे दिमाग के साथ खेल रही है, लेकिन इस समय अगर मैं खुद को काबू में नहीं रख सकता तो मैं दूसरों को कैसे मदद करूंगा। जो उसने कहा वह पूरी तरह सही था, लेकिन उसे सहायता की आवश्यकता थी। क्रिस्टी कहती है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। बॉय थोड़ा निराश होकर कहता है, ठीक है। दूसरी ओर सोफिया एक बैग लेकर पोस्ट ऑफिस आती है। तब वह देखती है कि बॉय वहां नहीं है, इसलिए वह भीतर जाकर यूनिफॉर्म की तलाश करने लगती है। एक समय वह इसे पा लेती है और बैग में लेकर सारा के घर की ओर लौटती है। सारा उसे देखकर कहती है, तुम कल रात कहाँ थीं? सोफिया अभिनय करके कहती है कि वह वास्तव में अगले योजना के बारे में सुनकर डर गई थी, इसलिए कल रात मैं कॉलोनी हाउस में थी। मुझे माफ कर दो, ऐसा फिर से नहीं होगा। तब सारा उससे पूछती है कि बैग में क्या है। सोफिया कहती है कि कुछ नहीं, वह बहुत थकी हुई है। यह कहकर वह घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। सारा फिर उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो? सोफिया कहती है, बैग में कुछ कपड़े हैं, लेकिन यह कपड़े इस शहर के मृत लोगों के हैं जो किसी तरह उसके शरीर पर फिट नहीं हो रहे थे। फिर भी उसने कुछ पढ़ने के लिए ले लिया। वह लंबे समय से वही कपड़े पहन रही है। कपड़े बदलने के बाद शायद उसे अच्छा लगे, इस सोच से उसने कपड़े खरीदे। सारा ने उसे बताया कि वह एतोवा स्टोर जानती है, वहां अच्छे कपड़े मिलते हैं। बाद में तुम्हें वहां ले चलूंगी। अभी मैं डिनर हाउस के स्टोर रूम में रहूंगी, अगर जरूरत हो तो मुझे वहां से बुला लेना। फिर सारा वहां से चली जाती है। इधर विक्टर ईथान और तबिथा को कंटेनर ट्रक के सामने लाता है। फिर वह शटर खोलकर उन्हें अंदर ले जाता है। वह कहता है, जब मैं बच्चा था और अंडरग्राउंड होम से सुबह बाहर निकला था, तब मैंने देखा था इस शहर में अनगिनत लोग घायल और कुछ प्रसिद्ध मर चुके हैं। तब मैंने पहली बार उस सफेद कपड़े में लड़के को देखा था। वह लड़का मुझे यहाँ लाया था। उस लड़के ने मुझसे कहा था कि अब जीवित रहने के लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, खाना। जब मैं उस सफेद कपड़े वाले लड़के के साथ इस कंटेनर ट्रक में आया था तो पूरी ट्रक डिब्बा बंद भोजन से भरा था, इस समय की तरह। मसलन गाय और दूध, अंडे जैसा कुछ तब नहीं था। तबिथा पूछती है, क्या तुम हमेशा वह डिब्बा बंद फल ही खाते थे? विक्टर कहता है, नहीं, कभी कभी उसे पेड़ और कीड़े भी खाने पड़ते थे ताकि वह जीवित रह सके। ईथान को पत्थर दिखाते हुए उसने कहा कि ये एक पत्थर का कैन ओपनर है। वह इससे ही डिब्बा बंद खाने का ढक्कन खोलता था। फिर उसने ईथान को वो पत्थर देकर कहा, अब से तुम इसका उपयोग करेंगे। फिर ईथान को बताया कि सबसे डरावनी बात है अकेले होना, क्योंकि अकेले होने पर हर चीज से डर लगता है। मैं तब उस कंटेनर के अंदर था, दीवारों और उससे मैं खुद से ही बात करता था, यहाँ तक कि मैंने उन्हें नाम भी दिए थे। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। ईथान ने पूछा, वो क्या? विक्टर ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह 2 कठपुतलियां लेकर लौटा और कहा कि जब वह अकेला था तब उसे अपनी माँ और बहन इलोइस की सबसे ज्यादा याद आती थी। उसने इन 2 कठपुतलियों को अपनी माँ और बहन के रूप में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका अकेलापन काफी हद तक कम हो गया। उसने ईथान से कहा, इनमें से एक को तुम अपनी माँ और बहन मान सकते हो। तभी ईथान ने विक्टर को रोकते हुए कहा, मैं यह सब और सहन नहीं कर सकता। तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इस शहर से बाहर ले ही जाऊंगा। मौत के बारे में बात करते हुए उसने कहा कि मेरी माँ भी यही बात कहती थी। दूसरी ओर फातिमा ने अपने क्लिनिक जाने के बैग की तैयारी कर ली थी। तब एलिसो ने बैग पैक करते हुए कहा कि वह भी उसके साथ जाएगी। फातिमा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। एलिसो ने कहा, तुम्हारे पेट पर जो काले निशान दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बढ़ते रहे और तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो मैं यह सहन नहीं कर सकूंगी। फातिमा ने उसे समझाया कि यह जगह कितनी कमजोर है और अगर उसे थोड़ा पावर मिल जाए तो यह इस शहर के लोगों के लिए अच्छा होगा। उसने कहा, इस शक्ति के माध्यम से वह राक्षसों का सामना कर सकती है। एलिसो ने कहा, अगर मैं इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें खो दूं तो मेरा क्या होगा? मैं पहले की तरह अकेला नहीं रह सकूंगा।
यह सुनकर फातिमा भावुक हो गई। इस बीच क्रिस्टी मेरिल फातिमा से बात करने के लिए आई। उसने मेरिल से कहा, तुमने फातिमा से जो कहा वह सही नहीं था। उसके शरीर पर दिखने वाले काले निशान धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मामले पर उन्हें अधिक छूट नहीं देनी चाहिए थी। मेरियल कहती है कि जंगल के वे राक्षस हमें रोज रोज मार डाल रहे हैं, लेकिन इस बीच जो शक्ति फातिमा ने प्राप्त की है उससे उसने कम से कम किसी की जान बचा ली है। वह इस शक्ति का उपयोग कर उन राक्षसों से मुकाबला कर सकती है और इससे हम आसानी से घर भी पहुंच सकते हैं। क्रिस्टी कहती है कि जो ताकत उसमें है क्या वह सही है या नहीं, यह हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते। फातिमा मेरी मरीज है, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, न कि उसे किसी खतरे में डालना। यह कहकर क्रिस्टी वहां से बाहर चली जाती है। उधर जयर अचानक अपनी एक पात्र देखता है तो उसे याद आता है जब वह टनल के अंदर उन बच्चों को देख रहा था, उसने ऊपर एक ऐसा चिन्ह देखा था जो पूरी तरह से खाली था और बगल की तरफ पेड़ों की जड़ें थीं। और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके अपनी योजना पॉइंट को बतानी होगी। उस तरफ बॉयड पोस्ट ऑफिस के अंदर गया और देखा कि किसी ने वहां कुछ खोजने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि यूनो सूटियान भी नहीं था। उसी समय केनी आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह बताता है कि वह पीला वस्त्र अब नहीं है, किसी ने उसे ले लिया है। वह कहता है इसे कोई ले गया होगा, हो सकता है यह हेनरी या विक्टर ले गया हो। तभी पॉइंट सुनता है कि जेड चिल्लाते हुए उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही जेड पोस्ट ऑफिस में दाखिल हुआ उसने कहा कि पीला वस्त्र तुमने लिया है। इस पर उसने कहा, उस पीले कपड़े की बात छोड़ो, फिलहाल मैंने एक योजना ढूंढ ली है। कैसे उस टनल के अंदर जाया जा सकता है दूसरी ओर से। जेड पूछता है कि वह कैसे। वह बताता है कि हमें उस बोतल के पास जाना होगा और वहीं एक रास्ता है। वह बॉयड और केनी से कहता है कि जल्दी उसके साथ चलें, उन्हें अभी उस बोतल के पास जाना होगा। बॉयड और केनी तुरंत उसके साथ चले जाते हैं। अन्य तरफ सोफिया अपने घर आती है लेकिन वहां भी किसी को नहीं देखती। वह घर के अंदर जाती है, फिर वह देखती है कि फर्श पर ईथन द्वारा बनाए गए चित्र पड़े हैं। वह उन्हें उठाकर अपने पास रख लेती है। इस बीच दावा करता है कि ईदान को घर लौट जाना चाहिए, लेकिन ईथन घर नहीं जाना चाहता था। वह विक्टर के साथ इस गाड़ी में थोड़ा और समय बिताना चाहता था, लेकिन ईदान कहता है कि असली दुनिया में लौटने के लिए जेड और बॉयड के पास एक योजना है और वे उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमें अपने शहर वापस जाना होगा। ईदान कहता है अगर यह योजना इस बार भी काम नहीं करती है। वह चाहता था कि सबको असली दुनिया में लौटा लाया जाए, लेकिन उससे पहले ही सभी की मौत हो गई थी। यदि इस बार भी वही घटना होती है तब भी वह कहता है कि इस बार की बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह जो जानता है वह मिनिटा उस समय नहीं जानती थी। यही कारण था कि मिरिंडा असफल रही। वह भीतर से कहता है मिरिंडा के कारण ही वह टावर के माध्यम से असली दुनिया तक पहुंच पाया था और उसने अपने पिता हेनरी से मुलाकात की। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं तुम सभी को असली दुनिया में ले जाऊंगा। दावा विक्टर की ओर हाथ बढ़ाता है। भीतर उसके हाथ को पकड़कर वह इस बार उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। तबेता कहती है अब हमें अपने शहर वापस जाना होगा और इसी बात पर विक्टर उस कंटेनर ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है। फिर वे शहर की ओर निकल जाते हैं। उस तरफ बॉयड को उस बोतल की ओर ले जाया जाता है। बॉयड उस बोतल के सामने जाकर कहता है कि विक्टर ने उसे बताया था कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता एक बड़े पेड़ के पास है और यह बात विक्टर ने उस सफेद पालतू चलते हुए लड़के से सुनी थी। वह बॉयड से कहता है कि यही पेड़ है, मतलब हम उस गुफा के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। यहाँ उन बच्चों की हड्डियां हैं और यदि हम इस पेड़ को हटा दें तो हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से 100 गज की दूरी पर गाड़ी पार्क करने की जगह है। हम इस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी में हर तरह के उपकरण ला सकते हैं। फिर 1 बजे हमारी टीम उस चैम्बर के अंदर जाएगी। जब वे देखेंगे कि राक्षस सो रहे हैं तब वे प्रवेश द्वार बंद कर देंगे और वे खुदाई करके उन हड्डियों को निकाल लेंगे। तब तक और दूसरी टीम यह पेड़ उखाड़ देगी। इस तरह हम दिन के उजाले में ही सारा काम खत्म करके घर लौट सकेंगे। जे दर परिकल्पना आतिशुने भायरमने आस्ते शुरू करेछिले प्रथम दलियरी गाये उधार काज संपन्न करते ना पारे आरडीपीटीए दलियरी गाछटी से खाने थे के सराते ना पारे एमनकी से सेनिडी भेंगे आए। ये साधारण गाछ सरानोर काजे बाय भाट ही एवं अगर उनके पास कुछ करने की ताकत नहीं बचती तो ऐसा किस आधार पर तुम यह सुनिश्चित कर रहे हो। अगर पेड़ को हटाना संभव नहीं होता तो हमें योजना में बदलाव करना होगा और कुछ और लोगों को उस क्षेत्र में भेजना होगा उनका बचाव करने के लिए, अन्यथा जो लोग वहां जाएंगे वे सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इसे सुनने के बाद जेड ने कहा,
तुमने मेरे सामने समस्या रखी थी और मैंने उसका समाधान निकालकर तुम्हारे सामने रखा और अब तुम योजनाओं पर सवाल उठा रहे हो। शायद गुस्से में उसने कहा, मैं किसी को अनिश्चितता में नहीं भेज सकता, सब यहीं खत्म हो रहा है। यह कहकर वह नाराज होकर वहां से चला गया। जब केनी पीछे से उसे आवाज दे रहा था, वह महसूस करने में असमर्थ था कि वही पास में खड़ा है। तभी अचानक उसके सीने पर एक गोली लग गई। केनी उसकी तरफ भागा, लेकिन वैसे ही उसने देखा कि केनी मर चुका है। उसने देखा कि तबिता और डोना भी वहीं मृत पड़े हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ, किसने उन्हें गोली मार दी। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर गई। उसने देखा कि उसका बेटा भी वहीं मृत पड़ा हुआ है। वह भी गोली लगने से मारा गया था और उसके सामने एबी बैठा था। जब उसने एबी को बुलाया तो एबी उसकी ओर देखता है और उसके मुंह से खून बहता है। प्रतीत होता था कि उसे भी गोली मारी गई है। उसी क्षण सब कुछ उसके सामने से गायब हो जाता है। वह जोर से चिल्लाकर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाह रहे हो? इसी दौरान दावा ईदान ओविटो शहर में पहुंच जाती है। उस समय ईदान दावा से कहता है कि मैं ढूना को देख कर आता हूँ। दावा कहता है, हाँ यह अच्छा विचार है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इस बीच विक्टर कॉलोनी घर की ओर चला जाता है। दावा अपने कमरे में प्रवेश करते ही देखता है कि टेलीफोन अचानक बजने लगता है। तब तबीता बहुत घबरा जाती है। वह धीरे धीरे टेलीफोन के पास जाती है और उसे उठाते ही ऊपर से थॉमस बोलता है, मैं थॉमस हूँ माँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तभी तबीता समझती है कि यह उसका बेटा नहीं है। वह कहती है, तुम असल में क्या चाहते हो? दूसरी ओर से आवाज आती है, पानी लेकर आरपोर्ट टावी कार के सामने आ जाओ, वरना इथिन और जूली मारे जाएंगे। उधर बॉयड पोस्ट ऑफिस के सामने आता है। तभी वह देखता है कि दरवाजे के पास ही फादर खत्री की आत्मा बैठी है। वह बॉयड से कहता है, जो योजना भी तुम बना रहे हो वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आती? बॉयड उसे कहता है कि इस बात पर मैं तुमसे और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बॉयड पोस्ट ऑफिस के भीतर चला जाता है। वहाँ फिर से वह फादर खत्री को देखता है। तब वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाकर बोलता है कि अगर कुछ कहना है तो साफ साफ क्यों नहीं कहा जाता? फादर खत्री कहता है कि तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। बॉयड पूछता है कि वह सच्चाई क्या है? फादर खत्री कहता है कि तुमने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या की थी और यह मानना ही पड़ेगा क्योंकि उस समय वही एकमात्र रास्ता था। मैं उस दिन किसी भी तरह एबी को बचा नहीं सकता था, उसी तरह तुम्हें भी यह स्वीकार करना होगा। तुम्हारी योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो, उस सुरंग में कुछ लोग जरूर मरेंगे। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हें सुकून नहीं है, फिर भी तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन जितना संभव हो बचाना होगा। जितना तुम कर सकते हो, जैसे तुमने एबी को मारकर एलिस को बचाया था। अब वक्त आ गया है कि तुम एक कठिन निर्णय लो। जब तुम उस सुरंग के अंदर जाओगे और हड्डियों को उठाओगे, तब हो सकता है कुछ लोग मर जाए, लेकिन उसके बदले में बहुत से और लोग बच जाएंगे। तो अब हिम्मत जुटाओ और अपना निर्णय लो और उस निर्णय पर अडिग रहो। बॉयड बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर जैसे ही फादर खत्री की ओर देखता है, वह गायब हो चुका होता है। आखिरी दृश्य में तबीता आरवी कार के सामने आती है। तब वह देखती है कि उस आरवी कार पर इथिन द्वारा बनाए गए सभी चित्र चिपके हुए हैं। वह बहुत घबरा जाती है। तब पीठ की ओर से येलो मैन बोल उठता है, यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तुम यहाँ आओगे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फातिमा उसे पहचान नहीं पाती। यूनोमैन कहता है, ये हिस्सा तुम्हें अभी भी याद नहीं आया। इसका मतलब है तबीता उसे पहले से जानती है, लेकिन इस अनुमान की बात अभी भी उसके दिमाग में नहीं आई। शायद आगे तबीता को याद आ सके। तो येलोमैन तभी से कहता है, तुम जहाँ खड़ी हो वहीं जिम मेरे हाथों मारा गया था। यूनोमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, जिम बहुत बहादुर था, मुझे सच में वह बहुत पसंद था। मैंने उसकी एक दांत बहुत संभाल कर रखी है, जैसा येलोमैन हमेशा करता है। फातिमा कहती है, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? येलोमैन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, इस बार तुमने ऐसा कुछ किया है जो पहले कभी नहीं किया। तुम्हारे साथ मैं ये खेल पहले भी कई बार खेल चुका हूँ। इस बार तुम उन बच्चों की हड्डियों के पास जाना चाहते हो। इस बार तुम उन बच्चों की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो एक चाबी है तुम्हारे असली दुनिया में वापस जाने की। या तुम इस बार कुछ ऐसा खोलना चाहते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ये कहकर वह दावा से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, इस बार तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। वह उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कहकर येलोमैन एक भयानक हंसी के साथ गाना गाते गाते वहां से चला जाता है। दावा वहीं बैठ जाती है, जैसे उसकी सांस रुक रही हो। इस आखिरी दृश्य से ये साफ हो जाता है कि दावा कई बार येलोमैन से मिल चुकी है।
यहाँ तक कि उसी के हाथों वह मारी गई थी, लेकिन उसे वो याद नहीं आ रहा। ये पहली बार है जब वह इस खेल के बिल्कुल अंतिम चरण तक आ गई है। इसका मतलब है कि अब पूरी तरह स्पष्ट है कि वो हड्डियां इस शहर से बाहर जाने की इकलौती चाबी हैं। अगर उन्हें मिल जाए तो इस शहर के सभी लोग इस शहर से बाहर निकल जाएंगे और बार बार टाइम लूप के जरिए इस शहर में लौटने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हो सकता है फ्रॉम सीरीज का यही आखिरी सीजन हो, और अगर यह आखिरी नहीं है तो निश्चित रहें आगे एक और सीजन बाकी है और वही फ्रॉम सीरीज का बिल्कुल अंतिम सीजन होगा।